Hello students, welcome in the online classes of Growth of Education Center. So today beta we are going to continue our lesson Conservation of Plants and Animals. This is the chapter of class 8 and this is the second class of this chapter. हमने शुरू कर लिया था अपना चैप्टर पिछली क्लास में और बहुत सारे टॉपिक्स हमने इसके ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. Like we have discussed about what is ecosystem. क्या है ecosystem? जो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिल के बनता है. बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब बेटा लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने स्टडी किया था अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीजें. एंड द अदर वन इज एबायोटिक कंपोनेंट्स और वी कैन से नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, soil, temperature, humidity, rain, all these things are the abiotic components of our ecosystem. And it is very necessary to maintain the equilibrium between these biotic and abiotic components. जरूरी है कि हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में संतुलन बनाएं ताकि कोई भी चीज ओवर एक्सप्लॉइट ना हो. जब बायोटिक कंपोनेंट्स भी एडिक्वेट अमाउंट में हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, जब एबायोटिक भी एडिक्वेट अमाउंट में हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होंगे, तभी हमारा इकोसिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर पाएगा. अदर देन दैट हमने स्टडी किया था बेटा अबाउट अ टॉपिक डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हमने देखा था क्या है डिफॉरेस्टेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट कवर. पेड़ों को काटना या पूरे पूरे जंगलों को ही साफ कर देना, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. किस वजह से होता है डिफॉरेस्टेशन, क्या कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन के, तो हमने स्टडी किया था बेटा कि कई बार हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ वुड, जिससे कि हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं, पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं, अपने घर की चीजों को बनाने के लिए यूज करते हैं, लाइक डोर्स हैं, विंडोज हैं, तो उसके लिए हमको वुड की रिक्वायरमेंट होती है और उस वुड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पेड़ों को काट देते हैं या डिफॉरेस्टेशन करते हैं. अदर देन दैट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना है, रोड्स का, हाईवेज का, रेलवे ट्रैक्स का, इन सारी चीजों के कंस्ट्रक्शन के लिए भी बेटा क्या होता है कि पेड़ों को काट दिया जाता है और उस जगह को जो पेड़ों ने ली हुई है उसको यूज किया जाता है इन सारे कामों के लिए. अदर देन दैट ये तो हमारी वजह से मैनमेड कॉजेज है. कुछ ऐसे भी है जो नेचुरल कॉजेज है, नेचर में खुद ब खुद ये प्रोसेस अकर हो रहे हैं, लाइक फॉरेस्ट फायर. जंगल में क्या हो जाता है, आग लग जाती है और पूरे के पूरे जंगल क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. या फिर ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, जिसमें कि पानी की कमी हो गई है जंगलों में, और जब पानी ही नहीं रहेगा तो आप सबको पता है कि बिना वाटर के कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता, तो पूरे के पूरे जंगल क्या हो रहे थे, सूख जा रहे थे. अब अगर इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के जो हमको फेस करने पड़ेंगे. तो हमने पढ़ा था कि एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है. और क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में ये चीज नहीं हो रही है कि सिर्फ इंडिया की बात है, कि सिर्फ लंदन की बात है, कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात है, दिस इज अबाउट द होल ग्लोब और अबाउट द होल अर्थ. पूरा जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसका ही पूरा एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है पेड़ों की कटाई की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, क्योंकि पूरा ग्लोब क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है जो हमको फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, रेनफॉल में डिक्रीज हम देख रहे हैं. तो ये सारी चीजें हैं जो क्या कर रही है, हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब हम इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, प्लांट्स को ग्रो करना है, किसी भी प्लांट को हमको कट नहीं करना है, पॉल्यूशन के लेवल को हमको डिक्रीज करना है, पॉल्यूशन ताकि ना बढ़ सके. और ये सारी चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को बचा सकते हैं. क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे, फॉरेस्ट कवर नहीं होंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग है, सॉइल इरोजन है, डेजर्टिफिकेशन है, रेनफॉल में डिक्रीज है, सारी ही चीज़ें बेटा हमको फेस करनी पड़ेगी. तो ये सब हमने अपने पिछले क्लास में स्टडी किया था. Now we are going to start some new topics of this chapter, and the first topic of today is biosphere. The first topic of today is biosphere. Okay, so what is biosphere? Bios means, as you know, that we are students of biology, and the word bios means life. Bios means life. That means that particular area which supports life is called biosphere. ऐसी जगह जहाँ पे
जीवन उपस्थित हो सकता है, जहाँ जीवित प्राणी रह सकते हैं, उस जगह को बेटा हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। चलिए देखें क्या लिखा है, बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। ऐसी जगह हमारे इकोसिस्टम की जहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल क्या है बेटा, पॉसिबल है, जहाँ पे कोई जीवित प्राणी रह सकता है। क्या लिखा है हिंदी में, जीव मंडल पृथ्वी का वो भाग है जिसमें जीवित जीव मौजूद है या जो जीवन का समर्थन करता है। देखिए बायोस्फीयर कैसे किन किन चीजों से मिलके बन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था, कहाँ कहाँ पे लाइफ है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड अदर देन दैट लिथोस्फीयर। ये सभी जगह है जो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर है जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, फर्स्ट एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स एयर। एयर में भाई किसकी लाइफ होती है, तो वी नो अबाउट एरियल एनिमल्स, वी नो अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा, जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि बर्ड्स है, बैट है, ये सब क्या होते हैं, एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा हवा में ही प्रेजेंट होती है। तो ये जो कैटेगरी है ये कहाँ रहते हैं, एयर में रहते हैं। सेकेंड हम बात कर ले हाइड्रोस्फीयर, दैट मीन्स वाटर। तो आप सबको पता है वाटर में भी लाइफ होती है। बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड सिमिलरली बहुत सारे ऐसे बेटा एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर में या फिर वाटर में रहते हैं। एग्जाम्पल बताइए एक्वेटिक प्लांट्स का। आपने पढ़ा होगा हाइड्रिला के बारे में, आपने पढ़ा होगा वाटर लिली के बारे में, आपने पढ़ा होगा लोटस के बारे में। ये सारी चीजें आप बहुत ही छोटी क्लासेस में स्टडी करते हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लासेस में, जो आपको याद होंगी कि हाँ जो प्लांट्स हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। सम एग्जांपल्स आर हाइड्रिला, वाटर लिली एंड लोटस। सिमिलरली एक्वेटिक एनिमल्स, इनसे तो हम बहुत अच्छे से अवेयर है। फिशेस, ठीक है, फिशेस हमेशा कहाँ रहती हैं, पानी में ही रहती हैं। या ऑक्टोपस की बात कर ले, ये सारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमको कहाँ मिलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे। व्हेल की आप बात कर सकते हैं, व्हेल विच इज अ काइंड ऑफ मैमल बट स्टिल कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो ये सारी चीजें क्या है, ऐसे लाइफ सिस्टम है जो कि वाटर सपोर्ट कर रहा है। एंड देन आफ्टर दैट लैंड, लैंड में बेटा कौन रहता है, यहाँ पे आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की अगर हम बात कर ले तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, हमको जमीन पे ही मिलते हैं। चाहे फिर वो नीम का पेड़ हो, चाहे फिर वो मैंगो ट्री हो, चाहे फिर वो आपका रोज का पेड़ हो, सारे ऐसे प्लांट्स हैं जितने भी कैटेगरीज आपके हैं, हर्ब श्रब्स ट्रीज वाली, हर्ब्स shrubs and trees। अब जो कौन आ सकता है, उसमें आ सकता है कोरिएंडर, ठीक बेटा, कोरिएंडर, मिंट, ये सब कैसे प्लांट्स हैं, हर्ब्स प्लांट है। श्रब्स में कौन आ सकता है, रोज का प्लांट है, तुलसी का प्लांट है, ठीक। ट्रीज में हमारे कौन आ सकता है, बैनियान ट्री है, बैनियान ट्री है, मैंगो ट्री है, ठीक है, सब हमारे बड़े बड़े ट्रीज हैं। तो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनका लाइफ सिस्टम क्या है, लिथोस्फीयर है। सिमिलरली एनिमल्स तो अनकाउंटेबल हैं, आप देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स है बेटा, रेप्टाइल्स हैं, ठीक बेटा। वाइल्ड एनिमल्स, लायन की बात कर लीजिए, टाइगर की बात कर लीजिए, ठीक, एंड इंक्लूडिंग हम लोग अपनी खुद की बात कर ले, ह्यूमंस, सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सब प्रेजेंट होते हैं इन द लिथोस्फीयर। तो बेसिकली बायोस्फीयर वो जगह को हम कह सकते हैं जहाँ पे क्या होता है बेटा, द प्लेस विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर इज द प्लेस विच सपोर्ट्स लाइफ, ठीक, ऐसी जगह जहाँ पे जीवन उपस्थित है। और वो क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले एटमॉस्फेयर हो सकता है, एयर, जहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट है। या फिर वो हाइड्रोस्फीयर हो सकता है, सेकंड, जहाँ पे आप फिशेस वगैरह को देख रहे हैं प्रेजेंट है। या फिर वो थर्ड लैंड हो सकता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बींग्स क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो ऐसी जगह जहाँ पे जीवन पाया जाता है, जहाँ पे आपका
लाइफ सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, उन जगहों को हम क्या कहते हैं, उन जगहों को हम बायोस्फीयर कहते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायोस्फीयर. व्हिच कैटेगरीज? द फर्स्ट वन एटमॉस्फेयर और वी कैन से एयर, द सेकंड वन हाइड्रोस्फीयर और वी कैन से वाटर, एंड द थर्ड वन इज लिथोस्फीयर और वी कैन से दैट लैंड. ये सारी क्या है बेटा, कैटेगरीज है जहाँ पे लाइफ जो है वो प्रेजेंट है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा विभिन्नता, कि डिफरेंस डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है. जैसे हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. क्यों बोलते हैं बेटा इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री? क्योंकि यहाँ पे हमको डिफरेंट कल्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, डिफरेंट फूड हैबिट्स देखने के लिए मिलती हैं, डिफरेंट ड्रेस हैबिट्स देखने के लिए मिलती हैं. सब चीज़ में अगर थोड़ी थोड़ी दूर पे जाते हैं तो लैंग्वेजेस बदल जाती हैं, फूड का खाने का तरीका बदल जाता है. तो ये जो डिफरेंस हमको थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलता है या अलग अलग प्लेसेस में मिलता है, ये इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री बनाता है, विभिन्नता जिसमें प्रेजेंट होती है. तो सिमिलरली जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं या सिंपली हम कहें कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें भी क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं है, डिफरेंस पाया जाता है. डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज. इस बेसिस पे डिफरेंस है. आप देख लीजिए एक छोटा सा इंसेक्ट और एक बड़ा सा एलिफेंट, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा है. या फिर आप देख लीजिए डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, रहने के उस पर आप देख लीजिए तो आप कहेंगे यस मैम, अभी आपने बताया बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एयर में प्रेजेंट है, बहुत सारी लाइफ ऐसी है जो एयर में प्रेजेंट है, बहुत सारी लाइफ ऐसी है जो कि वाटर में प्रेजेंट है, एंड सिमिलरली बहुत सारे लाइफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि लैंड में प्रेजेंट है. तो हैबिटेट के बेसिस पे भी क्या है, यहाँ पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है. और किस बेसिस पे हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं अबाउट ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स. ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं. चलिए सारे कैटेगरीज हम लिख ही लेते हैं ताकि हमको पढ़ने में और ज़्यादा इजी हो जाए. हैबिटेट के बेसिस पे बेटा क्या था, सबसे पहले एरियल एंड देन एक्वेटिक एंड आफ्टर देन टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल ठीक बेटा. सिमिलरली ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे बताइए, पढ़ा होगा आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. कुछ और भी स्पेशल कैटेगरीज होती हैं जैसे कि स्कैवेंजर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, ये सारी चीजें. तो आप देख रहे हैं कि हर कैटेगरी पे अगर आप जाएंगे तो लोगों का क्या है, तरीका डिफरेंट है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है. यहाँ पे साइज के बेसिस पे देखें तो छोटा से छोटा इंसेक्ट और बड़ा से बड़ा एनिमल प्रेजेंट है. आप हैबिटेट के बेसिस पे देखेंगे तो सबका रहने का जगह अलग अलग है. कोई है जो वाटर में रह रहा है, कोई है जो लैंड में रह रहा है, कोई है जो एयर पे प्रेजेंट है वहां पे रह रहा है. ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई कोई हेर्बीवोर्स है जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं. कोई है जो कार्निवोर्स है जो कि हमेशा नॉन वेजिटेरियन है, किसी दूसरे अदर एनिमल को ही खा रहा है. कोई ऐसा है जो ओमनीवोर है जो कि क्या कर रहा है कि चाहे प्लांट मिल जाए, प्लांट प्रोडक्ट्स मिल जाए तो उसको ईट कर लेंगे जैसे कि हम लोग हैं, या अगर कोई अदर एनिमल मिल जाए तो उसको ईट कर लेंगे. तो सारी कैटेगरीज बेटा आपको देखने को मिल रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. दैट मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, all living organisms are not same. ये एक जैसे नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस प्रेजेंट है और यही डिफरेंस क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को बनाता है. बायो मीन्स क्या हुआ, बायो मीन्स हमेशा से सेम चल रहा है. लाइफ एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो विभिन्नता हम जिसको कहते हैं डिफरेंसेस. ठीक बेटा, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ जो है वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है. लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट है. किस तरीके से डाइवर्सिटी प्रेजेंट है देखेंगे. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organism existing on earth, their interrelationships and relationship with the environment. ऐसी देखा जाता है कि अर्थ के ऊपर कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कितने डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और उनका आपस में रिलेशन किस तरीके से, इंटर रिलेशनशिप मीन्स आपसी रिलेशनशिप किस तरीके से. हम बात करें अपने और प्लांट्स के बारे में
तो हम लोग क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, हम इंटर रिलेटेड एक दूसरे से फूड प्रोडक्ट्स के लिए, जब तक प्लांट फूड नहीं बनाएगा तब तक हम में से किसी को भी फूड नहीं मिल पाएगा, फूड के लिए हम इंटर रिलेटेड है। या प्लांट पे हम इंटर रिलेटेड है फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस, फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस की अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और सिमिलरली अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा। तो ये जो डिफरेंस, ये जो हमारा डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, डिपेंड है हम एक दूसरे के ऊपर, ये क्या कर रहा है बेटा, ये हमारे इंटर रिलेशनशिप को, आपसी रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है। और सिमिलरली जिस तरह हम लोग आपस में इंटर रिलेटेड है, हमारा रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट भी क्या है, प्रेजेंट है। किस तरीके से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, प्लांट जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसको जो एयर की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी सॉइल की रिक्वायरमेंट है, सब कहाँ से फुलफिल हो रही है, एनवायरनमेंट से फुलफिल हो रही है। हम लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, किस चीज के, वाटर चाहिए हमको, हमको एनवायरनमेंट से लेना पड़ेगा, एयर चाहिए हमको, एनवायरनमेंट से लेना पड़ेगा, लैंड जिस पे हम रहते हैं वो हमको चाहिए, एनवायरनमेंट का पार्ट है। प्रॉपर टेम्परेचर हमको चाहिए सर्वाइवल के लिए, ये एनवायरनमेंट है। हमको प्रॉपर रेनफॉल चाहिए, ये क्या है बेटा, सब चीजें एनवायरनमेंट से ही हमको मिल रही है। इनमें से कोई भी चीज आप अपने घर पे तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सब चीजों के लिए हम क्या है, अपने एनवायरनमेंट पे ही रिलेटेड है। तो कह रहे बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस बारे में है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी वैरायटी हमको देखने के लिए मिलती है अर्थ के ऊपर। साथ साथ हम इसमें पढ़ते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहते हैं, या फिर किस तरीके से ये अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड रहते हैं। ये सारी चीजें हमको किसमें पढ़ने को मिलती है, डाइवर्सिटी में पढ़ने के लिए मिलती है। विविधता या जैविक विविधता या जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की विविधता की, कितने अलग अलग प्रकार के जीवित प्राणी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैविक विविधता या जैव विविधता उसको बोलते हैं। साथ साथ क्या पढ़ते हैं, उनके अंतर संबंधों के बारे में, किस तरीके से वो आपसी संबंध को बना के रख रहे हैं ताकि सबकी लाइफ बढ़िया तरीके से चलती रहे, और पर्यावरण के साथ संबंधों से कि किस तरीके से अपने पर्यावरण के साथ जुड़े हुए। देखिए आपके सामने एक पिक्चर है, यहाँ पे आपको छोटे से लेके बड़े तक कितने ही वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। डाइवर्सिटी है, सब एक जैसे नहीं है। एक तरफ आप लाइन को देख लीजिए, कितना बड़ा एनिमल कौन सी कैटेगरी में आता है, कार्निवोर्स की कैटेगरी में आता है। एक तरफ आप इस एलिफेंट को देख लीजिए, ठीक, कितना बिग इन साइज है। आप बियर देख सकते हैं, राइनो देख सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑस्ट्रिच देख लीजिए, बर्ड है, बट कैसी बर्ड है जो बेचारी उड़ ही नहीं पाती है, ठीक। तो अलग अलग कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, और यही डिफरेंट कैटेगरीज किस चीज को बनाते हैं, इसी डिफरेंट कैटेगरीज को बेटा हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता, ठीक। कि अलग अलग तरीके के जीवित प्राणी पृथ्वी पर पाए जाते हैं या इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, उससे विविधता जो है वो बनती है। चलिए बेटा आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। क्या है वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, और लाइफ मीन्स आपको पता है कि जीवित प्राणियों के बारे में बात हो रही है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है जंगली जानवरों के बारे में, ठीक। अब कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि इकोसिस्टम में जो प्लांट्स या एनिमल्स प्रेजेंट है उनसे हमारा रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप हो ही हो। हमारा कई बार उनसे रिलेशनशिप नहीं भी होता। बहुत सारे आपने पढ़े होंगे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं बेटा? डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं कौन से होते हैं? जो हमारे साथ हमारे हाउस में रहते हैं, हम उनको पालते हैं, उनको फूड देते हैं, उनको रहने के लिए शेल्टर देते हैं। फूड शेल्टर दोनों रिक्वायरमेंट्स हम उनकी क्या करते हैं बेटा? फुलफिल करते हैं। तो वो हमारे कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स है, पालतू जानवर है जो हमारे साथ रह रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो अनडोमेस्टिकेटेड है। अनडोमेस्टिकेटेड मतलब कि ये हमारे साथ हमारे घर पे नहीं रह सकते, इनको हम पालतू नहीं बना सकते, ठीक बेटा। तो इनको हम अपने हाउस में नहीं रख सकते, इनका हैबिटेट जो है वो हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ पाए जाते हैं? वाइल्ड में पाए जाते हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है उससे क्या हो जाता है? हैबिटेट लॉस भी हो जाता है। किसका हैबिटेट लॉस हो जाता है? इन्हीं वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट क्या हो जाता है बेटा? लॉस हो जाता है। ये प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि इनके जो रहने की जगह है
तो इनका रहना हमारे साथ पॉसिबल नहीं है कि लायन हमारे पड़ोसी है, हमारे साथ हमारे बगल वाले घर पे रह लेगा, या जैसे डॉग्स और काउस हमारे घर के बाहर रोड पे घूमते रहते हैं वैसे लायन भी टहलेगा और हम लोग उसको शाम को रोटी खिला दिया करेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, राइनो है, ये सब हमारे साथ सरवाइव नहीं कर सकते, इनके लिए अलग जगह है, ये फॉरेस्ट में या वाइल्ड में ही रह सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है फॉरेस्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट है। बट यही सब अगर हमारे घर के पास आ जाएंगे तो हम लोग तो खुद ही डर के भाग जाएंगे। तो इसके वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ ऐसी एरिया को या ऐसे चीजों को रिफर करता है जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पेशीज, ऐसे प्राणियों की संख्या है जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, अपने घर में पाल के नहीं रख सकते। But has come to include all organisms that grow or live wild in an area without being introduced by humans। तो फिर डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे ग्रो और लिव इन वाइल्ड एरिया, जो जंगल वाले जगह होती है, जो फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे ये रहते हैं, वहां पे सरवाइव करते हैं विदाउट हमारे किसी भी इंटरफेरेंस के। ह्यूमंस के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, हमारे बिना ही ये क्या करते हैं, वहां पे सरवाइव करते हैं। वन्य जीवन या वन्य जीव का तात्पर्य गैर पालतू जानवरों की प्रजातियों से है, ऐसी प्रजातियां जानवरों की जिनको हम पाल नहीं सकते, गैर पालतू जानवर। लेकिन इसमें वे सभी जीव शामिल हो गए जो मनुष्यों द्वारा लाए बिना किसी क्षेत्र में जंगली रूप से रहते हैं। ऐसे ये है जो कि जंगल में आराम से रह रहे हैं, हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट इनके केस में प्रेजेंट नहीं। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा ये फॉरेस्ट, और यहाँ पे प्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि आप देख सकते हैं बियर है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, लायन है प्रेजेंट रहते हैं, ये आपके डियर्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा एक हैबिटेट इनको मिलता है और ये वहाँ पे इजीली क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो जंगली जानवरों की जो बात है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ या जंगली जानवर, जो कि कहाँ रहते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। अब कह रहे हैं इनको भी कंजर्व करना बहुत जरूरी है, इनका भी कंजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब भी नहीं प्रेजेंट होंगे तो भी हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, मेंटेन नहीं रह पाएगा। क्योंकि सबसे फर्स्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जरूरी है कि हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखें, बैलेंस को मेंटेन रखें बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और ये जो वाइल्ड एनिमल्स है ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? These are biotic components of our ecosystem। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे इकोसिस्टम के ना, तो इनको भी हमको कंजर्व करना है। तो कह रहे हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहले कंजर्व का मतलब होता है टू कीप सेफ, कि इनको हमको बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है, संरक्षण करके सुरक्षित रखना, संभाल के रखना। प्रिजर्वेशन मीन्स टू मेंटेन द एनवायरनमेंट एज इट इज। और प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि जैसा पर्यावरण है उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया जाए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए, पर्यावरण को वैसा ही बनाए रखना जैसा वो है। कोई पेड़ अगर कहीं पे, तो पेड़ वहीं का वही बना रहे। कोई भी एरिया है उसमें कहीं पे अगर कोई वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी वही रहनी चाहिए, कहीं पे कोई प्लांट है तो प्लांट वही रहना चाहिए, कहीं पे सॉइल बहुत ज्यादा ह्यूमस है तो सॉइल वहीं पे रहनी चाहिए। जो चीज जैसी है वो वैसी ही की वैसी वहां पे क्या रहे बेटा, प्रिजर्व रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। और कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि हमको उनको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना। और ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल है जब हम बात करते हैं अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने की या कोई स्ट्रैटेजी को प्लान करने की। हमें प्रिजर्व भी करना और हमको कंजर्व भी करना है। ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कि जिनके सिर्फ कंजर्वेशन से काम चल जाएगा, प्रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज वो है जो हम यूज भी कर रहे हैं। वाटर हम यूज भी कर रहे हैं, वाटर को प्रिजर्व करके कहीं पे हम नहीं रख सकते कि हम यूज ही नहीं करेंगे और उसको संभाल के रख देंगे, सालों साल ये बचा रखा रहेगा। बट जब वाइल्ड लाइफ की बात आती है तो हमको दोनों काम करने पड़ते हैं। फिर से इस बात को समझ लीजिए जो मैं कह रही हूँ कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर है, लैंड है, वाटर है, तो इनको हमको सिर्फ क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। इनका प्रिजर्वेशन जो है, प्रिजर्वेशन जो है बेटा वो नहीं हो पाएगा, सिर्फ कंजर्वेशन हो पाएगा। बट जब हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की, तो यहाँ पे कंजर्वेशन भी चाहिए हमको और साथ साथ
प्रिजर्वेशन भी बेटा हमको चाहिए। दोनों ही चीजें यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको संभाल के भी रखना है, साथ साथ जैसा है वैसे के वैसे ही उसको बना के भी रखना है, जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज के केस में अपनी पिछली क्लास में नहीं कर पा रहे थे। अब किस तरीके से हम इसको प्रिजर्व और कंजर्व कर पाएंगे, इसके तरीके देखेंगे। क्या क्या चीजें हैं जो हमको हेल्प करेंगी कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को जो है कंजर्व कर पाए, बचा पाए। तो सबसे पहला तरीका इज प्रोटेक्शन। हमें क्या करना है, जानवरों की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं है कि वो एनिमल्स है या वो वाइल्ड एनिमल्स है तो हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे। हमें सबसे पहला काम क्या है, किसी भी चीज को बचाने के लिए सबसे जरूरी होता है उसका प्रोटेक्शन करना, उसकी रक्षा करना। तो सबसे पहला काम यही हुआ कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। सेकेंड थिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट्स। जो जैसे हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन में, कि अगर हम जंगल को ही काट देंगे तो जो जंगली जानवर है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, उनका क्या हो जाएगा बेटा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा। हैबिटेट ही क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इनके जो क्रिटिकल हैबिटेट्स है, जहाँ पे टिपिकली वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, उनको हमको बचाना है। भाई हो सकता है कोई ऐसा वाटर बॉडी हो, कोई छोटी सी लेक हो, कोई पॉन्ड हो जिसमें कि बहुत सारे फिशेस हो, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हो, और अगर हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर हम उसको खराब कर देंगे, उसके वाटर को हम पल्यूट कर देंगे, तो फिर क्या होगा उस केस में कि जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स उस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट थे, वो सभी मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनके रहने की जगह ही हमने क्या कर दी, खराब कर दी। जहाँ पेड़ है जिनको हम काट देंगे, तो जो वाइल्ड एनिमल्स उस फॉरेस्ट के एरिया में रह रहे थे, उन सबको हमने क्या कर दिया, उनकी रहने की जगह को ही खत्म कर दिया। तो हैबिटेट मीन्स अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। तो हमें जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसकी जगह को बचाना है, खराब नहीं करना है। दूसरी चीज, मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर और लैंड। एयर है या वाटर है, लैंड है, ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बेटा बहुत ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है। चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो तो वो भी क्या करते हैं, हमारी तरह ब्रीथ करते हैं, तो उनको भी क्या चाहिए, एयर चाहिए। अगर एयर में ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उनको भी सर्वाइवल का प्रॉब्लम होगा। फिर वो क्या एयर ब्रीथ करेंगे, किस तरीके से अपने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। या फिर बात कर ले वाटर की, हर किसी को ही पानी चाहिए, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या हम लोग हो, हर किसी को अपने सर्वाइवल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हम भी पानी पीते हैं, जानवर भी पानी पीते हैं। पेड़ पौधों की बात की जाए तो वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, पानी का ही उपयोग करते हैं। या बात की जाए लैंड की, जगह ही सबके रहने की है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही है हमारा। अगर हम बात कर ले प्लांट्स की, तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। हम अपनी बात कर ले, प्लांट्स की बात कर ले बेटा, सॉइल में ग्रो करते हैं। हम ह्यूमंस की बात कर ले, ह्यूमंस भी कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। हम बहुत सारे एनिमल्स की बात कर ले, जिसमें से कि आपके रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, सब कहाँ रहते हैं बेटा, लैंड पे ही रहते हैं। तो अगर हम एयर, वाटर, लैंड को ही खराब कर देंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जरूरी है कि जो हमारी एयर है वो फ्रेश रहनी चाहिए, पॉल्यूशन का लेवल कम रहना चाहिए, ताकि गुड क्वालिटी ऑफ एयर मेंटेन हो, जिसमें कि सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए। वाटर जो है वो बचा के रखना है, वो कंजर्व करना है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का हैबिटेट ही खराब हो जाएगा, और हमारे को जो वाटर चाहिए होता है प्योर वाटर ड्रिंकिंग के लिए, वो हमको नहीं मिल पाएगा। एट दी एंड लैंड जो कि सबके रहने की जगह है, तो वो भी खराब हो जाएगी। हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। हंटिंग के बारे में आप लोग को पता होगा, शिकार करना, बहुत सारे लोगों को शौक होता है शिकार करने का। अभी ये सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थोड़ी सी कम हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास रिक्रिएशन के अदर मीडियम्स आ गए, हमारे पास टीवी आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए, और हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन्हीं चीज़ों को मोस्टली यूज़ करते हैं। बट पहले के टाइम की अगर बात की जाए तो क्या होता था, लोगों के पास रिक्रिएशन के इतने मेथड्स नहीं होते थे, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए इतनी चीज़ें नहीं होती थी। तो उस केस में वो हंटिंग को भी एक एज अ रिक्रिएशन मेथड यूज़ करते थे, जिससे कि उनका एंटरटेनमेंट पर्पज सॉल्व होता था। तो अभी ये नहीं है, बट फिर भी कई जगहों पे ऐसा है कि लोगों को आज भी शौक है कि उनको क्या करना है, हंटिंग करनी है, शिकार करना है। किसी को बर्ड्स का शिकार करना है, गन से शूट कर देना है बर्ड्स को, किसी को डियर का शिकार करना है, किसी को काऊ का शिकार करना है, ठीक है। तो हंटिंग करनी है, जिस वजह से क्या है कि अगर हम हंट करेंगे, जानवरों को शिकार करेंगे उनका, तो वो तो बेचारे क्या होंगे, मर जाएंगे। और अब बात किस चीज की कर रहे हैं,
वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की और हम वाइल्ड लाइफ को ही मार के खत्म कर दे रहे हैं। तो या तो ये रेगुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए कि भाई जरूरत से ज्यादा, क्योंकि हम किसी भी चीज को एकदम बैन नहीं कर सकते। चीजें हैं जो होती हैं, हंटिंग का प्रोसेस भी बहुत सारे ऐसे जोन है जहाँ पे हंटिंग अलाउड होता है, लोग हंटिंग करते हैं, बट वो भी कैसा होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि जिसका जितना मर्जी आ रहा है उस चीज को कर रहा है। और कोशिश यही करनी कि हंटिंग वाली चीज जो अब बहुत ही कम हो गई, एकदम ही फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। हंटिंग का जो काम है वो एकदम खत्म कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए, जिससे कि कोई भी एनिमल की जान बिना मतलब में ना जाए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी अवॉइडेड। ऐसी चीजें जो हमको वाइल्ड लाइफ से मिल रही हैं, जो हमको जानवरों से मिल रही हैं, या जो हमको पेड़ पौधों से मिल रही है, जो जंगल में प्रेजेंट है, उनको हमको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, जरूर ज्यादा खराब नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमको वुड मिल रहा है जंगल से, वाइल्ड लाइफ से, ठीक है। वुड से बनता है बेटा पेपर, ठीक है, पेपर वुड के पल्प से बनता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वुड के। अब अगर हम अपने पेपर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कई बार उस पे गेम्स खेल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लिखा फिर हमने पेपर फाड़ के फेंक दिया, हमको फिर दोबारा नए पेज से लिखना है, कॉपीज हम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, हम बेटा एक तरीके से अपने वाइल्ड लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि पेपर कहाँ से आ रहा है, पेपर आ रहा है वुड से। अगर आप पेपर को वेस्ट करेंगे तो और ज्यादा पेड़ों को काटना पड़ेगा दोबारा से पेपर को बनाने के लिए। तो क्या कोशिश ये करनी है कि जो ये पेपर है इसको हम बहुत ज्यादा वेस्ट ना करें। छोटी सी पहल है ये कि क्या कर सकते हैं, हम पेपर को कम यूज कर सकते हैं, ताकि पेपर जब ज्यादा यूज नहीं होंगे तो वुड भी ज्यादा क्या नहीं होगा, कट नहीं होगा, ज्यादा लकड़ी की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो एक काम हम ये कर सकते हैं छोटा सा। या कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे एलिफेंट के टस्क की बात कर ली जाए। जो एलिफेंट के टस्क होते हैं, बड़े से दांत होते हैं, उनको यूज किया जाता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। तो अगर हम इसी तरीके से, उसका टस्क बहुत कॉस्टली होता है, बहुत सारे लोग को शौक होता है उससे रिलेटेड ज्वेलरी पहनने का, उससे रिलेटेड चीजों को यूज करने का, तो अगर हम इस तरीके से उसके टस्क को यूज करते रहेंगे तो क्या होगा, एलिफेंट को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको हम खराब कर रहे हैं, और ऐसे हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि एलिफेंट की भी स्पेशीज क्या हो जाएंगी, गायब होने लग जाएंगी। हम बात करें लेपर्ड स्किन वगैरह की, टाइगर स्किन वगैरह की, लेपर्ड, टाइगर, इनकी स्किन को यूज किया जाता है कॉस्टली कॉस्टली बैग्स बनाने के लिए, अपने मतलब की चीजें बनाने के लिए। और अगर हम बहुत ज्यादा चीजें इससे बनाते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि लेपर्ड को, टाइगर को प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। अभी आप आगे क्लास में देखेंगे भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक्स। तो क्या कह रहे हैं कि जितनी भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किस चीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट जो आप वाइल्ड लाइफ की चीजों से यूज करते हैं उनको हमको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जितनी जरूरत है, जरूरत के अकॉर्डिंग ही चीजों को हमको इस्तेमाल करना है। हिंदी में देखेंगे बेटा, सुरक्षा महत्वपूर्ण आवासों का संरक्षण, कौन से आवास चीजों का संरक्षण करना है, वायु का, जल का, भूमि का, क्योंकि ये सारे ही जरूरी है जीवित प्राणियों के लिए। शिकार प्रतिबंधन या विनियमित या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वन जीवन के उपयोगी उत्पादों के अत्यधिक दोहन से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो फिर से उनको परेशान किया जाएगा, वन जीवन को, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वन जीवन कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये काम भी हमको बेटा नहीं करना है, और एक्सप्लॉइटेशन किसी भी चीज का नहीं करना है। आप देख सकते हैं कंजर्व करना है, ये सब कितने अच्छे से अपने हैबिटेट में रह रहे हैं। बट अगर हम कहेंगे नहीं हमको टाइगर की स्किन वाला बैग चाहिए, हमको टाइगर की स्किन वाला जैकेट चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, इस टाइगर को मारा जाएगा और उसकी स्किन को यूज करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। तो दैट इज रॉन्ग। इनके हैबिटेट को हमको परेशान नहीं करना है, ताकि जैसे वो है वो वैसे ही अच्छे से रह पाए। हंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, देखिए हंटिंग करने के लिए खड़े हुए, हंटिंग को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। और हमें अपने जो वाइल्ड लाइफ है, जितने जंगली जानवर है जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उनको हमको प्रोटेक्ट करना है, उनको ओवर एक्सप्लॉइट बेटा नहीं करना है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बेसिक स्ट्रैटेजीज बनाई गई है वो क्या है, तो दो बेसिक स्ट्रैटेजीज है जिन पे काम करके हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी वो स्ट्रैटेजीज है, एक है बेटा इन सीटू कंजर्वेशन और एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है जो जहाँ पे है वो वहीं रहेगा और उसको उसी एरिया में प्रोटेक्ट करके रख दिया जाएगा। बट एक्स सीटू का मतलब होता है कि उसको अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाला जाएगा और एक अलग आर्टिफिशियल जगह तैयार की जाएगी और वहां पे उसको
रखा जाएगा। दोनों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट इन सितु एंड आफ्टर दैट एक्स सितु। इन सितु कंजर्वेशन को हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोल रहे हैं। ऑन साइट का मतलब जिस जगह पे वो रह रहे हैं उसी पर्टिकुलर साइट पर उनको क्या करना है, संभाल के रख देना है। और एक्स सितु को क्या बोल रहे हैं, ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब अपनी जगह से निकाल के दूसरी आर्टिफिशियल जगह पे ले जाके रखना है। चलिए देखते हैं ऑन सितु या इन सितु कंजर्वेशन को। कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन अ नेचुरल इकोसिस्टम इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड स्पीशीज। कि कहीं पे कोई पर्टिकुलर एरिया में हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर देंगे ताकि जितने प्लांट्स जितने एनिमल्स यहाँ पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में अच्छे से रह पाए। बट एक्स सितु में क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आउटसाइड देयर हैबिटेट और वी कैन से आर्टिफिशियल हैबिटेट। एक नकली हैबिटेट बनाया जाएगा। वो नकली हैबिटेट क्या हो सकता है, कोई जू हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई बॉटेनिकल गार्डन हो सकता है, जिसमें कि प्लांट्स को रखा जाएगा, जिसमें कि एनिमल्स को रखा जाएगा और वहां पे आर्टिफिशियल हैबिटेट में उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऑन साइट जब वो अपनी ही जगह पे है तो ऑब्वियस सी बात है कैसे है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। कोई जंगल था जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रह रहे थे, वहीं पर उनको क्या कर दिया बेटा, प्रोटेक्ट कर दिया, तो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है। बट पहली बात हो गई यहाँ की हम आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाएंगे, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैबिटेट, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरनमेंट यहाँ पे है। अदर देन दैट एग्जांपल्स क्या है हमारे इन सितु कंजर्वेशन के, तो नेशनल पार्क्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि बनाया गया था। जिम कॉर्बेट ने ही इसको बनाया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है वो रखा गया। तो ये आप एक नेशनल पार्क का एग्जांपल देख सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, मैप करके एक प्रोग्राम चला, मैन एंड बायोस्फीयर, और उनके उससे जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया गया। सैंचुरीज होती हैं, भरतपुर बर्ड सैंचुरी आपने सुना होगा, सैंचुरीज पे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑफ साइड की क्या एग्जांपल है, जू है, मैंने भी आपको बताया, एक्वेरियम है जहाँ पे आप फिशेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में आप अपने घर पे एक्वेरियम रख सकते हैं। सीड बैंक्स है जहाँ पे हम प्लांट्स की क्या कर सकते हैं, सीड्स को प्रिजर्व करके रख सकते हो, फ्यूचर में उनको यूज किया जा सकता है। अब जो इन सितु कंजर्वेशन है बेटा वो डायनेमिक है, क्योंकि अपनी ही जगह पे अब किसी फॉरेस्ट को अगर कंजर्व किया गया तो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत डायनेमिक सिचुएशन है, वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स का ध्यान रखना। बट जो ऑफ सितु कंजर्वेशन है कैसा है बेटा, स्टैटिक है, क्योंकि लिमिटेड कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप जू की बात कर ले तो वहां पे प्रॉपर्ली गवर्न किया जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर एनिमल है क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, किस तरीके से इसका हैबिटेट होगा, क्या इसके ईटिंग हैबिट्स होंगे। तो एक स्टैटिक कंडीशन है जहाँ पे पूरा कंट्रोल्ड है। बट जब बात करें इन सितु कंजर्वेशन की तो वो डायनेमिक है, वहां पे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि एज इट इज सब चीजों को बस प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। कैप्टिव ब्रीडिंग इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ ऑल स्पीशीज। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, जिसमें कुछ बंधित हो, कुछ बंधन हो, जहाँ पे किसी तरीके से हमारा इन्वॉल्वमेंट हो और हम जो है यूज करें किसी को कि हमें इनकी आपस में ब्रीडिंग करानी है। बट जब ऑफ साइट कंजर्वेशन है तो कैप्टिव ब्रीडिंग एंड इजीली इंक्रीज द नंबर्स, हम आराम से कैप्टिव ब्रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वहाँ पे, जो प्लांट्स हैं हर्बेरियम में, वो सब क्या है, प्लांट्स आपके बॉटेनिकल गार्डन्स में, वो सब क्या है, हमारे कंट्रोल में है। तो जब चाहेंगे तब उनकी उसके अकॉर्डिंग ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उसमें कॉज नहीं होगा। इन सितु कंजर्वेशन चीप एंड कन्वीनियंट है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो जैसा है बस उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देना है, गवर्नमेंट के अंडर में वो जगह डाल देनी है और वहां पे काम चलता रहेगा। बट एक्स सितु कंजर्वेशन कैसा है, मेंट फॉर कॉमर्शियल पर्पस। यहाँ पे ऐसी जगह तैयार की जाती है जिससे कि सरकार पैसा कमा सके। कैसे पैसा कमा सकते हैं भाई, जो भी आपका क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है, जू में अगर आपको हो रही है प्रोटेक्शन तो जू में आप जा सकते हैं। जू में जाके आप जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर टिकट बाय करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी चीप हो, बट एक तरीके से वहां पे क्या हुआ, पैसा आया। या हम बात करें बॉटेनिकल गार्डन्स की, बॉटेनिकल गार्डन में भी सेम चीज है कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, टिकट बाय करना पड़ेगा और तभी आप उसके अंदर जा सकते हैं। आप हर्बेरियम की बात कर लीजिए, म्यूजियम्स की बात कर लीजिए, तो कॉमर्शियल पर्पज है, जैसे पैसे को क्या किया जा रहा है, कमाया जा रहा है। एग्जाम्पल्स क्या है इन सितु कंजर्वेशन के,
रोडोडेंड्रॉन्स, इट इज अ काइंड ऑफ प्लांट जिसको की अपनी ही जगह पे कंजर्व करके रखा गया है। या फिर क्यू बॉटेनिकल गार्डन, क्यू का ही नाम क्यों लिखा गया भाई, क्योंकि क्यू बॉटेनिकल गार्डन इज द लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, क्यू लंदन में सिचुएटेड है। तो ये क्या है, एक्स सीटू के कुछ चीजें और ये क्या है, इन सीटू की कुछ चीजें हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इन सीटू को हम क्या कह सकते हैं, ऑन साइट कंजर्वेशन अपनी ही जगह पे, और एक्स सीटू को हम क्या कह सकते हैं, ऑफ साइट कंजर्वेशन अपनी जगह से हटा के। इन सीटू कंजर्वेशन में जो जहाँ पे है उसको वहीं पे प्रिजर्व कर दिया जाएगा, और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा कि उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट है ये, आर्टिफिशियल क्रिएटेड है। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सैंचुरीज इसका एग्जांपल है, जू, बॉटेनिकल गार्डन, एक्वेरियम, सीड बैंक इनकी एग्जांपल है। डायनामिक सिचुएशन है, यहाँ पे स्टैटिक सिचुएशन है। कैप्टिव ब्रीडिंग इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग इफेक्टिव है और बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बना के रेडी कर सकते हैं। चीप मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है, ये कॉमर्शियल पर्पस के मेथड है। रोडोडेंड्रॉन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा गया है, तो वो इन सीटू है। क्यू बॉटेनिकल गार्डन जो कि आपका लंदन में है, ये क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रैटेजीज ऑफ कंजर्वेशन। नाउ प्रोटेक्टेड एरियाज की जो हमने पढ़ा इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो उन एरियाज को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है एरियाज को, कि हम वाइल्ड लाइफ को, जो जंगली पेड़ पौधे हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सके। तो गवर्नमेंट लैंड को पर्टिकुलरली अलॉट कर देती है और वहां पे उन स्पेशीज को कंजर्व किया जाता है। वन जीवों के संरक्षण के संरक्षित क्षेत्र विकसित किए जाते हैं, सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीनें आवंटित की जाती है। सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है, और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होके पूरी की पूरी जगह को क्या करता है बेटा, प्रिजर्व करता है, बचाता है। उसके एग्जाम्पल्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको हम जीव मंडल रिजर्व कह सकते हैं, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, या फिर सेंचुरीज है, अभ्यारण्य। ठीक है, सारे क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स है बेटा प्रोटेक्टेड एरियाज के, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें डिफरेंट तरीके से कंजर्व करना पड़ रहा है वाइल्ड लाइफ को बचाने के हमने तरीके देखे, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और भी ज्यादा क्या क्या मेथड्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।